गुड इवनिंग। EMCSA चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। साइंस के चैप्टर को भी आप लोग इन्जॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। जैसे आप अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसी प्रकार आप लोग साइंस के क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब आप लोग को कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि आने वाले एग्जाम्स में हम साइंस के क्वेश्चन भी कर सकते हैं आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब हम लोग इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है आर्थिक वनस्पति महत्व की, मतलब हमारी वनस्पतियाँ जो है वो आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं और कौन सी फसल में कौन सा तत्व पाया जाता है और आर्थिक दृष्टि से वो कितना महत्वपूर्ण है, सारे विटामिन मिनरल क्या क्या पाए जाते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंचन एक उन्नत किस्म है। आपको बताना है कंचन एक उन्नत किस्म है। पहला ऑप्शन अंगूर का, सेकंड है आंवला का, थर्ड है अमरूद का, फोर्थ है आम का। तो जल्दी से बताइए कि कंचन जो है किसकी एक किस्म है उन्नत, आपको पता होगा तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपका ये जो आंवला है, आंवला जो है ये एक फल औषधीय गुणों से युक्त होता है और इसमें जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि सभी जो हैं ये आंवला की प्रमुख प्रजाति हैं। तो आंवला की प्रजाति कौन कौन सी हो गई? कृष्णा, बनारसी और कंचन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है ये राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? आपको बताना है कि काशी लालिमा जो है ये किस फसल की प्रजाति है। पहला ऑप्शन गाजर, सेकंड है भिंडी, थर्ड है प्याज, फोर्थ है टमाटर। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। काशी लालिमा जो है ये भिंडी की एक प्रजाति है और इस प्रजाति में जो विकास हुआ था वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि शिक्षा संस्थान ने किया था और इसमें जो है कैल्शियम, आयरन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व भी पाए जाते हैं भिंडी में। तो आपका काशी लालिमा जो हो गया ये भिंडी की प्रजाति हो गई और इसमें कैल्शियम, आयरन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। फसल है और प्रजाति है, आपको बतानी है कि किस फसल की कौन सी प्रजाति है, सही है कि गलत है, ये बताना है। तो सरसों का वरुड़ा, मटर सपना, अलसी सूर्या, मूंगफली कौशल। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो गया, कौन सा? तो सरसों का जो वरुड़ा प्रजाति है ये आपका राइट है सरसों का। और मटर का सपना ये भी आपका राइट है। अलसी का जो सूर्या है ये गलत है, अलसी का सूर्या नहीं है प्रजाति। सूर्या जो प्रजाति होती है वो आम, पपीता और आलू की होती है। ठीक है, सूर्या प्रजाति किसकी होती है? आम, पपीता और आलू की है, आलू की है। और मूंगफली की कौशल ये भी आपका राइट है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन आपका गलत हो गया? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये गलत हो गया। अलसी जो है ये सूर्या उसकी प्रजाति नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? आम के नीलम और अल्फांसो आम की दो प्रजातियां हैं, इनके मध्य क्रॉस मतलब संकरण कराया जाता है। तो कौन से फल का विकास होता है? पहला ऑप्शन आम्रपाली, सेकंड है दशहरी, थर्ड है रत्ना, फोर्थ है बादामी। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है। तो आम का जो वानस्पतिक नाम होता है वो मैंजीफेरा इंडिका होता है और इसमें जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं वो मिनरल, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और हापुस, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, केसर, बादामी ये सारी किस्में हैं आम की कौन सी किस्में हैं? हापुस, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, केसर, बादामी ये सारी आम की प्रजातियां हैं। और ये जो रत्ना नामक आम है ये नीलम और अल्फांसो के मध्य क्रॉस से संकर प्रजाति बनी है। नीलम और अल्फांसो, नीलम प्लस अल्फांसो के मध्य संकरण कराया गया है जिससे रत्ना नामक जो नई प्रजाति बनी है ये संकर प्रजाति है रत्ना। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। और ये आम्रपाली जो है ये दशहरी और नीलम के मध्य कराया गया है। आम्रपाली जो है ये दशहरी और नीलम के मध्य क्रॉस सेक्शन कराया गया है तो संकर प्रजाति ये आम्रपाली हो गया। और ये जो संकर प्रजाति के पौधे होते हैं ये बहुत जल्दी फल देना स्टार्ट कर देते हैं और इनका फैलाव भी कम होता है, मतलब ये छोटे ही पेड़ का आकार इनका छोटा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन ये फल देने बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं और ये जो सघन बागवानी में लगाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। रत्ना जो है नीलम और अल्फांसो के मध्य क्रॉस से संकर फल की किस्म है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
माइक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। माइक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है ट्रिटिकम मोनोकोकम, सेकंड है ट्रिटिकम ड्यूरम, थर्ड है ट्रिटिकम डाइकोकम, फोर्थ है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? माइक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या हो सकता है? तो माइक्रोनी गेहूं का जो वानस्पतिक नाम है वो ट्रिटिकम ड्यूरम है। और माइक्रोनी गेहूं जो है गेहूं की एक टेट्राप्लोइड प्रजाति है। टेट्राप्लोइड प्रजाति है। टेट्राप्लोइड प्रजाति है। टेट्राप्लोइड प्रजाति वह होता है जिसमें द्विगुणित 2x को 2x से संकरण करवाया जाता है। जिसमें द्विगुणित प्रजाति को द्विगुणित से ही संकरण कराया जाता है तो उसे टेट्राप्लोइड भी कहते हैं। तो ये टेट्राप्लोइड प्रजाति की है। और सामान्यतः जो गेहूं होता है इसके बाद ये गेहूं की दूसरी सबसे अधिक खेती की जाने वाली प्रजाति है। जो गेहूं होता है नॉर्मल गेहूं, उसके बाद जो दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है वो माइक्रोनी गेहूं की ही की जाती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, ट्रिटिकम ड्यूरम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से, लाइकेन से, विषाणु से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लिटमस क्या होता है? लिटमस जो होता है ये जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है। और ये लिटमस के द्वारा हम अम्ल क्षार की पहचान करते हैं कि लिटमस एक प्रकार का पेपर होता है जिसे हम अम्ल क्षार की पहचान करते हैं। तो ये सूचक भी कह सकते हैं। और अगर अम्ल की उपस्थिति रहती है तो नीला लिटमस जो है वो लाल हो जाता है, और अगर क्षार की उपस्थिति है तो लाल लिटमस नीला हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल हो जाता है और क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो ये जो लिटमस है ये थैलोफाइटा समूह के लाइकेन से निकाला गया है। ठीक है, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन से निकाला गया है। और लाइकेन जो होता है ये कवक और शैवाल के सहचर होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया, लाइकेन से। लिटमस अम्ल क्षार सूचक जो प्राप्त होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कुल जाति के कीटों और बारूथियों के प्रतिरोध भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। सेकंड है नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। तीसरा है नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है। आपको कूट में बताना है कौन से सही हैं। केवल पहला दूसरा, केवल तीसरा, केवल पहला तीसरा, 1 2 3 मतलब सभी। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीम के पेड़ के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो चलिए देखते हैं। कुछ जातियों के कीटों और बारूथियों के जो प्रतिरोध भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ये आपका राइट है। जैसे कुछ प्रकार के जो कीट होते हैं और बारूथियाँ होती हैं उनके उद्भवन को रोकने के लिए हम नीम का तेल कीटनाशक के रूप में करते हैं। तो ये आपका राइट हो गया। सेकंड है नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। तो नीम के जो बीज होते हैं उनका प्रयोग हम जैव ईंधन मतलब जो जीवाश्मिक ईंधन हम बनाते हैं उसके लिए, अस्पताल में अपमार्जक मतलब जो सफाई करने के लिए काम करते हैं अपमार्जक का उपयोग किया जाता है। ये राइट है। और नीम के तेल का प्रयोग औषधि उद्योग में किया जाता है। ये तो आपका राइट ही राइट है। तो नीम जो होता है ये एराजीडैक्टिन नामक रसायन पाया जाता है और इस रसायन में कीटनाशक और कवकनाशक गुण होता है। और फसल सुरक्षा की दृष्टिकोण से कीटों में जो वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नीम का प्रयोग किया जाता है। और नीम के कारण ही हानिकारक कीटों में प्रजनन क्षमता रुक जाती है। और जब कीटों की प्रजनन क्षमता रुक जाती है तो इसके जो कीट होते हैं उनका लार्वा नष्ट हो जाता है, जिससे उनके बड़े जीव विकसित नहीं हो पाते हैं। और नीम के प्रभाव से ही जो वयस्क मतलब जो पूर्ण विकसित कीट होते हैं वो नपुंसक हो जाते हैं, जिसमें उनमें प्रजनन क्षमता घट जाती है। और नीम का जो प्रयोग होता है वो चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्भ निरोधक, मलेरिया, चेचक दमा आदि की दवा और सर्प बिच्छू आदि के विषैले प्रभाव को कम करने के लिए इससे दवा भी बनाई जाती है। और प्रमुख वनस्पति जो प्रजातियां जिससे बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है ये जेट्रोफा, करंजा, नाग चंपा और नीम है। तो आपका इसमें कौन से राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। तीनों राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? आपको बताना इनमें से कौन से फलीदार पौधे हैं जो पेट्रोपादप भी हैं।
अरहर, मटर, चना, करंज। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपके राइट हो सकते हैं। तो पौधों में जो करंज होते हैं ये फलीदार होने के साथ साथ पेट्रोपाडप की श्रेणी में भी आते हैं। और करंज है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है पोंगैमिया पिन्नेटा है, और इनके बीजों से पोंगैमिया तेल प्राप्त किया जाता है, जो कि बायोडीजल का एक अच्छा स्रोत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो राइट हो गया, करंज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किन का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है या हो सकता है। पहला ऑप्शन है कसावा, सेकंड है क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, थर्ड है मूंगफली के बीज, फोर्थ है कुल्थी, 5 है सड़ा आलू, 6 है चुकंदर। आपको कूट की सहायता से आंसर देना है। कूट है पहला, दूसरा, पांचवा और छठवां, पहला, तीसरा, चौथा और छठवां, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो जल्दी से बताइए कि किनका प्रयोग जो है जैव ईंधन के रूप में किया जा सकता है, कच्चे माल के रूप में किसका किसका प्रयोग होता है। तो 4 जून 2018 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 की घोषणा की गई। कच्चे तेल के आयात में कमी लाना और घरेलू स्तर पर जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये इस नीति इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। जो ये राष्ट्रीय भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति था, इसका मुख्य उद्देश्य था कच्चे तेल के आयात में कमी लाना और घरेलू स्तर पर जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ाना था। और इनके अनुसार जो है जैव ईंधन के रूप में एथेनॉल के उत्पादन हेतु गन्ने का रस, चुकंदर, मक्का, कसावा, सड़े हुए आलू और क्षतिग्रस्त अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि का उपयोग करके ये कच्चे माल के रूप में यूज़ करते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। कसावा का भी उपयोग करते हैं हम, और क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, और पांचवा सड़ा आलू और चुकंदर, इनका प्रयोग करते हैं। मूंगफली के बीज का और कुल्थी का उपयोग नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? पहला, दूसरा, पाँचवा और छठवां, पहला ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, जो जैव ईंधन में एथेनॉल के रूप में प्रयोग किया जाता है उसमें गन्ने का रस, चुकंदर, मकई, कसावा, सड़े हुए आलू और क्षतिग्रस्त अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि का उपयोग कच्चे तेल के रूप में करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं। पहला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट में, सेकंड है हाइड्रोकार्बन में, थर्ड है प्रोटीन में, फोर्थ है लिपिड में। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पेट्रोक्रॉप्स जो होते हैं वो ऐसे पादप वर्ग होते हैं जिनसे प्राप्त उत्पादों को पेट्रोल, डीजल आदि के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। तो आपको पता चल गया पेट्रोक्रॉप्स क्या होते हैं। पेट्रोक्रॉप्स जो होते हैं वो पेट्रोल, डीजल आदि के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले पादप वर्ग होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से पौधे हैं जो पेट्रोक्रॉप्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और धनी होते हैं। तो जल्दी से ऑप्शन दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन और ये लिपिड, हाइड्रोकार्बन और लिपिड, पेट्रोक्रॉप्स जो होते हैं इसमें मुख्यतः हाइड्रोकार्बन और लिपिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जेट्रोपा नामक जो पौधा होता है ये पेट्रोक्रॉप्स के अंतर्गत आता है। तो आपका कौन सा कोड सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, दूसरा एंड चौथा। ठीक है, लिपिड जो है मोम को भी कहते हैं। तो दूसरा और चौथा राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पे लगाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो बायोडीजल क्या होता है? ये जीवाश्मिक वनस्पति तेल होता है जो पशुओं के वसा तेल और खाना पकाने के अवशिष्ट तेल के द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है, जो प्रथम बायोडीजल संयंत्र जो लग रहा है ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में प्रथम बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन गन्ना, सेकंड सफ़ेद मूली, थर्ड है सनाई, फोर्थ है रतनजोड़। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
तो बायोडीजल बनाने में रतन जोत या जेट्रोफा नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है और इस पौधे के बीज से बायोडीजल प्राप्त करते हैं, जो कि ऊर्जा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। और ईंधन का जो महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण इनकी कृषि की तरफ अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। और यह एक आवृत्तिबीजी पादप है जिनके जीवन काल में अन्य नकदी फसलों की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता होती है। बायोडीजल जो होता है ये आवृत्तिबीजी पादप है और इनको कम जल की आवश्यकता होती है और ये कम जल में ही अपना सारा जीवन काल पूरा कर लेते हैं और ये नकदी फसल है और ईंधन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? रतन जोत, जिसे जेट्रोफा भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ताड़ तेल या पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। सेकंड है, तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। तीसरा है, ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जाता है। उपरोक्त कथनों में कौन से सही हैं? केवल पहला दूसरा, केवल दूसरा और तीसरा, केवल पहला और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो जल्दी से आप आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ताड़ के तेल के बारे में। तो ताड़ तेल जो है वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। तो ताड़ का तेल जो वृक्ष है ये दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं, पश्चिमी अफ्रीका का ये मूल पौधा है। ये पश्चिमी अफ्रीका का मूल पौधा है। पश्चिम अफ्रीका का मूल पौधा है, तो ये आपका गलत हो गया। सेकंड दे रहा है, तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है, तो ये आपका राइट है। इनका जो प्रयोग होता है ये खाना पकाने से लेकर वाहनों में ईंधन के तौर पर और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में जैसे लिपस्टिक लोशन आदि में किया जाता है, तो ये आपका राइट हो गया। और तीसरा है, ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के रूप में किया जाता है, तो अभी मैंने बताया कि वाहनों में ईंधन के रूप में, खाना बनाने के रूप में, तो ये भी आपका राइट हो गया। तो आपका कौन कौन सा सही हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। और अगस्त 2021 से भारत सरकार ने इसे पाम ऑयल मिशन की घोषणा की थी, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पाम ऑयल मिशन की घोषणा अगस्त 2021 से की गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मोरिंगा जिसे सहजन वृक्ष भी कहते हैं एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। सेकंड है, इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। तीसरा है, भारत में अधिकांश इमली लघु वन उत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। 4 है, भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। 5 है, मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है। तो जल्दी से बताइए कौन से सही हैं, आपको बताना है। दूसरा, चौथा, पाँचवा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, पहला, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और पाँचवा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं, मोरिंगा जिसे सहजन वृक्ष भी कहते हैं ये एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है, तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि मोरिंगा जो होता है ये सदाबहार भी हो सकता है और अर्धपर्णपाती भी हो सकता है, तो ये आपका गलत हो गया। एक फलीदार बोल रहा है तो ये भी गलत हो गया। सेकंड है, इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है, तो ये जो इमली का पेड़ है ये दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, सेकंड भी। तीसरा है, भारत में अधिकांश इमली लघु वन उत्पाद के रूप में संग्रहित किया जाता है, ये आपका राइट है। लघु वन उत्पाद के रूप में संग्रहित किया जाता है, ये आपका राइट है। और फोर्थ है, भारत में इमली और मोरिंगा के बीजों का निर्यात किया जाता है, ये भी सही है। भारत में इमली और मोरिंगा के जो बीज होते हैं वो अमेरिका, जर्मनी, चीन, कनाडा, दक्षिण कोरिया आदि देशों को निर्यात किया जाता है, और इनके बीजों का जो उपयोग होता है वो बायोफ्यूल या जैव ईंधन के रूप में भी उत्पादन किया जाता है। तो आपका 5 कुट भी सही हो गया। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है, ये भी आपका राइट है। तो आपका तीसरा, चौथा और पाँचवा राइट हो जाएगा। और इमली, भारत में इमली का जो ज़्यादातर लघु वनोपज के रूप में भी एकत्र किया जाता है, तो आपका तीसरा, चौथा और पाँचवा ये तीनों राइट हो गए। ओके,
और ये जो है इमली का जो पेड़ है ये दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष नहीं है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं। तो इसी वजह से आपका सेकंड गलत हो गया। और यहाँ पे सदापर्णी वृक्ष दे दिया था, तो ये सदाबहार भी हो सकते हैं और अर्धपर्णपाती भी हो सकते हैं, इसलिए आपका पहला और दूसरा गलत हो गया। तो तीसरा, चौथा और पाँचवा राइट हो गया। तो कौन सा कोड सही हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? आलू, चावल, गन्ना, गेहूँ। आपको बताना है कि ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। जैसे ऊर्जा को एक ऑप्शनल के रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो उसका जो व्यावहारिक के रूप से हम जैव ईंधन एथेनॉल का हम किससे प्राप्त करते हैं एथेनॉल को? तो जल्दी से आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो गन्ना और मक्का जो है ये व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। गन्ना और मक्का से हम एथेनॉल व्यवहारिक रूप में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है पाइन, सेकंड है पॉम, थर्ड है साइकस, फोर्थ है देवदार। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? चिलगोजा जो होता है एक प्रकार का पौष्टिक और स्वादिष्ट फल होता है, जिसका प्रयोग जो है तेल औषधि के रूप में भी किया जाता है। और पाइनस, इसको जो है इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो पाइनस जिराल्डियाना भी कहते हैं इसको। और चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अधिकता भी होती है, और इनके पाइन के बीज, ये जो है पाइन के बीज से प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ये पाइन के बीजों से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि चिलगोजा जो है ये ड्राई फ्रूट्स किस रूप में होता है। तो चिलगोजा कुछ इस तरह का होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शीतल पेय यहाँ पे हो गलत हो गया है। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है। जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक को बोलते हैं, उसमें क्या पर्याप्त मात्रा में होती है? पहला ऑप्शन है कैफीन, सेकंड है निकोटीन, थर्ड है टैनिन, फोर्थ है रेनिन। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तो शीतल पेय जैसे कोला में कैफीन नामक एल्केलाइड्स की पर्याप्त मात्रा रहती है, और निकोटीन तंबाकू की पत्तियों में पाए जाते हैं, और टैनिन जो है ये कच्चे फलों में अधिक पाए जाते हैं, जबकि रेनिन जो है एक प्रकार का एंजाइम है जो शिशुओं में दुग्ध को पचाने का काम करता है। तो आपको पता चल गया होगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। शीतल पेयों में कैफीन पाया जाता है, निकोटीन जो होता है तंबाकू में पाया जाता है उसकी पत्तियों में, टैनिन जो है ये कच्चे फलों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, और रेनिन जो होता है ये शिशुओं में दुग्ध का पाचन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है केवल चाय में, केवल कॉफ़ी में, चाय और कॉफ़ी दोनों में, नींबू पानी में। तो जल्दी से बताइए कैफीन किस में उपस्थित रहता है? तो कैफीन जो होता है एक एल्केलाइड है, जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला उत्तेजक औषधि है। और जर्मन रसायन जो हैं शास्त्री एक हैं वो फ्रेडलिब फर्डिनेंड रंज ने इसकी खोज जो है 1819 ईस्वी में की थी। और कॉफ़ी के बीजों के अतिरिक्त प्राकृतिक रूप में यह 60 से अधिक पौधों की पत्तियों, फलों और फलियों की अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। और इनका जो प्रमुख स्रोत होता है वो कॉफ़ी, फली और चाय की पत्ती होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। चाय और कॉफ़ी दोनों में पाए जाते हैं कैफीन, और एक एल्केलाइड है जो मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला है, मस्तिष्क को उत्तेजित करने वाला एक औषधि है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। पहला ऑप्शन कैफीन, सेकंड है फेनिल एलेनिन, थर्ड है ब्रूशीन, फोर्थ है थियोब्रोमीन। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? चाय की पत्तियों में कौन सा महत्वपूर्ण विद्यमान रहता है इसमें? अभी मैंने आपको ऊपर डिटेल में बता दिया। तो कैफीन जो है ये मनोस्फूर्तिदायक होता है और मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला उत्तेजक औषधि होता है, और यह मुख्यतः कॉफ़ी के बीजों और चाय की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। चाय, कॉफ़ी तथा कोको प्रायः पेय पदार्थों के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। चाय की पत्तियों में कैफीन जो है सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है।
पहला ऑप्शन आयोडीन, सेकंड क्लोरीन, थर्ड है ब्रोमीन, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जब समुद्री घास जो होता है उसमें कौन से तत्व महत्वपूर्ण होते हैं या मुख्य रूप से उसके स्रोत हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो आयोडीन का जो मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत होता है ये समुद्री घास होता है। समुद्री घास में जैसे केल्प हो गया, नोरी हो गया, कम्बू हो गया, बैकेम हो गया, ये सब समुद्री घास है। और आयोडीन के अन्य स्रोत जो होते हैं ये सी फूड जैसे समुद्री खाद्य हो गए, डेयरी उत्पाद हो गए। डेयरी उत्पाद में आप जानते ही होंगे कि दूध से बने जो उत्पाद होते हैं वो आते हैं। तो ये सब जो है आयोडीन के अन्य स्रोत हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। समुद्री घास जो होता है ये आयोडीन का मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला ऑप्शन गंधक का, सेकंड क्लोरीन का, थर्ड ब्रोमीन का, फोर्थ है आयोडीन का। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो समुद्री खरपतवार जो होते हैं समुद्र के नितल में पाए जाते हैं और बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं और ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो गया। तो इस प्रकार फ्रेंड आज का सेक्शन आपको समझ में आया होगा। आप लोग इस सेशन को बहुत इंजॉय के साथ सॉल्व किए होंगे और अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी भी आप लोग को मिली होगी। तो इसी क्रम में आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।